पिछले भाग में आपने देखा कि पंकज अपने पिता के जूते पॉलिश के काम से अपने पिता से नाराज़ है, क्योंकि उसके पिता उसके कॉलेज के सामने बैठकर जूते पॉलिश का काम करते थे। हालांकि ये बात किसी को नहीं पता थी कि पंकज एक जूते पॉलिश करने वाले का बेटा है। पिता राम कुमार मजबूरी में ही ये काम कर रहे थे, ताकि परिवार का खर्च और बेटे की पढ़ाई चलती रहे। पंकज ने पिता को धमकी दी कि अगर आप काम नहीं छोड़ोगे तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। रामकुमार ने बेटे की भावनाओं को देखते हुए अपनी जगह बदल ली, लेकिन अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। उसी दिन प्रिंसिपल ने पंकज को एक पत्र दिया कि अपने पिता को जाकर दे देना। पंकज ने चुपके से वह पत्र पढ़ लिया तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। जो कुछ उस पत्र में लिखा था उसने पंकज के होश उड़ाकर रख दिए थे। अब देखिए आगे क्या होता है। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही पंकज अपने कॉलेज पहुंचा तो गेट पर उसके पिता आज जूते पॉलिश नहीं कर रहे थे। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया। पंकज कैंटीन में बैठा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। वह कहता है, बस मैं पहली पोजीशन हासिल कर लूं, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। रामकुमार अगले दिन बस अड्डे पर बैठकर अपने ग्राहकों का इंतज़ार करने लगे, लेकिन उनसे पॉलिश करवाने कोई नहीं आया, क्योंकि उसे अभी वहाँ कोई जानता भी नहीं था। और वैसे भी कई लड़के पहले से ही वहाँ पर जूते पॉलिश का काम कर रहे थे। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्लाकर अपने पास ग्राहकों को बुला लेते थे, लेकिन रामकुमार ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज़ भी नहीं लगाता था। पूरा एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया और उसके पुराने साथी रमेश ने उसे सलाह दी कि वापस अपनी जगह पर लौट आओ, लेकिन रामकुमार ने इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, अब मैं एक बार जो जगह छोड़ चुका हूँ वापस नहीं आ सकता। मैंने अपने बेटे पंकज से वादा किया था और अब मैं अपना ये वादा पूरा करूँगा। रामकुमार के पास ग्राहक अब भी बहुत कम आ रहे थे। उसकी पत्नी भी परेशान थी। उसने पंकज को ताना मारते हुए कहा, तुमने अपने पिता को मजबूर किया, अब नतीजा देख लो। बड़ी मुश्किल से ही घर में अब गुजारा हो पा रहा है। तुम्हारे पिता की वजह से जो 4 पैसे घर में आ जाते थे वह भी अब नहीं आ रहे। लेकिन अब तुमने क्या किया? पंकज ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ, जल्दी ही पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हो सकता है मुझे इस साल स्कॉलरशिप मिल जाए। परीक्षा देने के बाद मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ाऊँगा। मेरे कई दोस्त ऐसा ही कर रहे हैं। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसकी इज्जत हो। जो काम पिताजी करते हैं उसमें कोई इज्जत नहीं है। मैं अपने पिता से नफ़रत नहीं करता, लेकिन उस काम से नफ़रत ज़रूर करता हूँ। एक दिन बस अड्डे पर बैठे हुए रामकुमार के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। वह किसी से क्या कहते। अचानक उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर उसका पुराना दोस्त रमेश अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वहीं पर अपना नया ढाबा लगा रहा था। रामकुमार ये देखकर बहुत खुश हुआ। वह रमेश के पास गया और उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, मेरी तो मजबूरी थी जगह बदलने की, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी थी? तुम्हारा तो वहाँ अच्छा काम चल रहा था ना। रमेश मुस्कुराया और बोला, बस यार, दिल की बात है, अब वहाँ मेरा मन नहीं लगता। पहले तुम मेरे पास आते थे, मेरे ढाबे पर बैठते थे, हम बातें करते थे, चाय पीते थे। मैं भी तुम्हारे पास आ जाता था। हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, लेकिन अब मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है। पिछले 2 हफ्तों में मैंने ढाबे से उतना नहीं कमाया जितना खुद पर खर्च कर दिया है। मैंने अपने बेटे से बात की तो उसने मुझे यही सलाह दी कि मैं अपने उस दोस्त के पास चला जाऊं, जिसके बिना मैं अधूरा महसूस करता हूं। मेरा भी यही इरादा था, इसीलिए अब मैं तुम्हारे पास आ गया। यह सुनकर रामकुमार की आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने उसे गले से लगाया और कहा, चिंता ना करो दोस्त, तुम्हारे पास ग्राहक ज़रूर आएंगे। जो लोग भी मेरे ढाबे पर चाय पीने आएंगे वे तुम्हारे पास जूते पॉलिश करवाने भी आ जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वह ज़रूर आएंगे। लोग मेरी चाय के दीवाने हैं। सच कहूँ तो मेरा असली मकसद भी यही था कि अपने ढाबे के ज़रिए तुम्हारे लिए ग्राहक लेकर आऊँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
धीरे धीरे दोनों का छोटा सा कारोबार फिर से चल पड़ा। ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जो लोग रमेश के ढाबे पर चाय पीने आते वे राम कुमार के पास भी ज़रूर जाते, और जो लोग राम कुमार से पॉलिश करवाते वे रमेश के ढाबे पर भी चाय पीने जाते। उनके पुराने दोस्तों ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। राम कुमार की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि कॉलेज के प्रोफेसर और कुछ छात्र भी अक्सर उसके पास आते हैं, उससे बातें करते और उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते। वह सिर्फ जूते पॉलिश करवाने वाला बूढ़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिसाल बन गया था जिसने इज्जत और आत्मसम्मान के रास्ते पर चलने की कीमत सिखाई थी। वो प्रोफेसर जो राम कुमार के अच्छे मित्र बन चुके थे, उन सब ने भी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। वह जूते पॉलिश कराना तो एक बहाना था, सच्चाई ये थी कि वे राम कुमार के पास बैठते, उसकी ज़िंदगी के बड़े अनुभवों की बातें सुनते। राम कुमार के पास सुनाने के लिए बहुत सारी बातें थीं। कई ऐसी घटनाएं थीं जो उसने अपने दिल में छुपा रखी थी, और वह लोगों को वो सब सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करता था। यह देखकर राम कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट दोबारा लौट आई। उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा जिन पुराने दोस्तों को वे बहुत याद कर रहा था, आज वही हुआ। बड़ी सी गाड़ी में कॉलेज का प्रिंसिपल भी राम कुमार के पास आया। उसने राम कुमार को गले से लगाया, उसके सामने बैठ गया। काफ़ी देर तक दोनों आपस में बातें करते रहे। वहीं दूसरी ओर रमेश दूर से उन दोनों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जूते पॉलिश करने वाला राम कुमार के सामने बैठा प्रिंसिपल उसका आदर्शवादी विद्यार्थी हो। राम कुमार उसे कोई महत्वपूर्ण बात बता रहा था और प्रिंसिपल बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह करीब 20 मिनट तक उसके सामने बैठा रहा, फिर झुककर उसने राम कुमार को प्रणाम किया और वापस चला गया। कुछ देर बाद रमेश उसके पास आया और कहने लगा, यार तुम्हारी अक्लमंदी तो मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। मुझे पता है कि तुम कई भाषाओं में निपुण भी हो, बस तुम्हारा दुर्भाग्य ये है कि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, वरना तुम भी आज प्रोफेसर होते। लेकिन यह प्रिंसिपल साहब अक्सर तुम्हारे पास आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम उन्हें बताते हो? आज मुझे भी बता ही दो। राम कुमार मुस्कुराया और बोला, मेरे बेटे पंकज की परीक्षाएं पास हैं, लेकिन इससे भी बड़ी परीक्षा उसके जीवन में अब शुरू हो चुकी है। प्रार्थना करो कि वह अपने जीवन की इस परीक्षा में सफल हो सके। रमेश ने जब ये सुना तो बोला, मुझे तुम्हारी ये बातें समझ नहीं आती। कौन सी जीवन की परीक्षा? राम कुमार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। रमेश ने जवाब दिया, ठीक है यार, जैसा तुम कहता हो वैसा ही होगा। अब मैं तुमसे कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा। इसी दौरान रमेश के ढाबे पर एक बुज़ुर्ग आदमी आया। वह लगभग 70 साल का था और बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। रमेश ने उसे चाय दी और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? इतने परेशान क्यों दिखाई देते हैं? राम कुमार भी वहीं बैठा था। वृद्ध ने बताया, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, वहाँ मेरा छोटा बेटा रहता है। रमेश ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? वृद्ध ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि मैंने अपने बेटे को अपने आने की कोई सूचना नहीं दी है। अब डर ये है कि जब वहाँ पहुँचूँगा तो मुझे देखकर उसे बुरा तो नहीं लगेगा। मैं यहाँ अपने बड़े बेटे के साथ रहता था, उसने मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया कि मैं रात भर खांसता रहता हूँ, मुझे टीबी है, कहीं मेरे बच्चों को ना कुछ हो जाए। उसने कहा कि आप अपने छोटे बेटे के पास जाइए, यह सारी जिम्मेदारी मैंने ही उठा रखी है। कुछ महीने वहाँ जाकर रहिए, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। उस बूढ़े की बातें सुनकर रमेश अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। उसने कहा, आप मुझे अपने बेटे का फ़ोन नंबर दीजिए, मैं उसे आपके आने की सूचना देता हूँ। उस आदमी ने नंबर दिया और रमेश ने उसके बेटे को फ़ोन करके सारी समस्या बताई। और उसने ये भी कहा, अगर तुम चाहते हो कि 20-25 साल बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने घर से ना निकाले, तो अपने पिता का सम्मान करो, उनका इलाज करवाओ और उनका ध्यान रखो। छोटे बेटे रवि ने फ़ौरन ही फ़ोन पर तुरंत कहा, पिताजी, मैं आपको खुद लेने आता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं स्टेशन पर आपका इंतज़ार करूँगा।
वह बूढ़ा आदमी ट्रेन में सवार हुआ और जाते जाते रमेश और रामकुमार को हाथ हिलाकर अलविदा कह गया। इस बीच पंकज की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। अब सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार था। जैसे ही परिणाम आया वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वह भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ को आकर बताया, तो उसकी माँ की खुशी से आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे पिताजी को बताऊंगी तो वे बहुत खुश होंगे। इस पर पंकज का कोई ख़ास रिएक्शन नहीं था, जैसे वह अपने पिता को अपनी खुशी में शामिल ही ना करना चाहता हो। उसका चेहरा ऐसे देखकर उसकी माँ ने पूछा, आखिर तुम अपने पिता से ऐसे कटे कटे क्यों रहते हो? आखिर वह तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने ही तो तुम्हें पाल पोस कर आज इस काबिल किया है। इस पर पंकज ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन कॉलेज में अनाउंस हुआ कि सभी छात्रों से कहा गया कि डीसी साहब की ओर से सभी छात्रों को पुरस्कार और छात्रवृत्ति दी जाएगी, इसीलिए सभी छात्र अपने माता पिता को भी साथ लेकर आएं। पर पंकज ने अपने घर जाकर अपने माता पिता से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। एक के बाद एक छात्र को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और इनाम दिए जा रहे थे। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ आए थे। उनके माता पिता अपने बच्चों के इस सम्मान पर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन पंकज अकेला ही कॉलेज गया था। प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता साथ क्यों नहीं आए, तो पंकज ने झूठ बोल दिया, मेरी माँ नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। उसे मेडल पहनाया गया और 50,000 रुपये का इनाम भी मिला। वापसी पर प्रिंसिपल ने उसे एक पत्र दिया और कहा, इसे जाकर अपने पिता को दे देना। पंकज हैरान हुआ कि प्रिंसिपल उसके पिता के नाम पत्र क्यों दे रहे हैं। उसने उत्सुकता में पत्र खोल लिया, जिसमें लिखा था, राम कुमार जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ये कॉलेज आपके बेटे को बदल नहीं सका। हालांकि उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, लेकिन यह मेरी नाकामी है कि मैं और मेरा स्टाफ उसके विचारों को नहीं बदल पाया। आज मैं जिस मकाम पर हूँ, जिस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, वह सिर्फ आपके कारण से हूँ। मेरे पास डिग्री नहीं थी, लेकिन आप ज्ञान के सागर थे। आपने मेरी सहायता की, तभी मैं पीएचडी कर सका। मैं चाहता था कि आपको कॉलेज में वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में रखूं, लेकिन आपने कहा कि आप अपने बेटे को आजमाना चाहते हैं। पत्र में आगे लिखा था, मैं चाहता हूं कि पंकज एक अच्छा और दयालु इंसान बने, गरीबों से प्यार करे और अपने पिता का सम्मान करे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। जैसे जैसे पंकज वह पत्र पढ़ता जा रहा था, उसका शरीर कांपने लगा था। उसे पता चला कि राम कुमार ने उसे गोद लिया था जब वह 1 साल का था। तब झुग्गी में आग लग गई थी। राम कुमार ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया और जूते पॉलिश कर करके पाला। अब पंकज अपने पिता की हैसियत और अपनी सच्चाई को जान चुका था। वह दौड़कर राम कुमार के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। आप तो मेरे लिए ईश्वर का उपहार थे, जिसकी मैंने कद्र नहीं की। आप मेरे सबसे अच्छे मित्र थे, जिन्हें मैं पहचान ना सका। राम कुमार ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आज पहली बार पंकज अपने पिता से गले मिला था। उन्होंने उसकी सारी गलतियां माफ़ करते हुए कहा, बेटा, सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बस मैं चाहता हूँ कि तुम कभी अपने ज्ञान, पद या विशेषता पर घमंड ना करना। इंसान बनो और सबके सुख दुख को समझकर उनकी मदद करो। यही इस जीवन का असली मकसद है। तो हमारी कहानी के बारे में जो भी आपकी राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।